नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह। देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरें लेकर हाजिर हैं हम। बात होगी न्यूज नाइट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान और चीन यात्रा की। पीएम अब से थोड़ी देर में जापान की यात्रा पर रवाना होंगे। जापान में द्विपक्षीय वार्षिक शिखर सम्मेलन में और चीन में एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो किन मायनों में महत्वपूर्ण है ये यात्रा, इस पर विस्तार से आपको खबर भी दिखाएंगे और चर्चा भी करेंगे अपने विशेष मेहमानों के साथ। इसके साथ ही साथ बात होगी कि बिहार में सियासत किस तरह से गरमाई है, तो नेता किस तरह से बदजुबानी पर उतरे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्द बोले जा रहे हैं। बीजेपी इस पर हमलावर है तो कांग्रेस बैकफुट पर है। क्या है ये पूरी सियासत, आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ बात होगी कि दरक रहे हैं पहाड़, तो किस तरह से पूरब से लेकर पश्चिम तक तमाम सारे राज्यों में आपदा जैसी आ गई है बाढ़। इस पर होगी चर्चा, लेकिन सबसे पहले न्यूज नाइट में हेडलाइंस। दो देशों की यात्रा पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जापान में द्विपक्षीय वार्षिक शिखर सम्मेलन और चीन में एससीओ समिट में होंगे शामिल। द्विपक्षीय संबंधों के सहयोग में जुड़ेगा नया अध्याय। बिहार में राजनीतिक सरगर्मियों के बीच आपत्तिजनक टिप्पणी पर घिरे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। बीजेपी ने लगाया संविधान और लोकतंत्र के अपमान का आरोप। अपशब्दों को बताया सत्ता न मिल पाने की बौखलाहट का नतीजा। आरएसएस की 100 वर्षों की यात्रा को सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने बताया ऐतिहासिक। कहा केंद्र और राज्य के साथ बेहतर तालमेल, घुसपैठियों की पहचान और निगरानी को बताया देश के लिए बेहद जरूरी। गुजरात दौरे पर बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। सरकार के प्रयासों से सेमीकंडक्टर का हब बना गुजरात। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में गुजरात ने छुई नई ऊंचाई। पहाड़ से मैदान तक आफत की बारिश से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास जारी। जम्मू कश्मीर में फंसे पर्यटकों के लिए विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय। हिमाचल और पंजाब में एनडीआरएफ और वायुसेना का राहत और बचाव अभियान जारी। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान और चीन दौरे की बात करेंगे। प्रधानमंत्री जापान की द्विपक्षीय यात्रा करने के लिए और जापान भारत द्विपक्षीय वार्ता में हिस्सा लेने के लिए 29 और 30 अगस्त को जापान में होंगे। यह दौरा भारत जापान रिश्तों को नई मजबूती देने के साथ साथ एशिया और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। यह यात्रा सिर्फ कूटनीति का अवसर नहीं है, बल्कि भारत जापान संबंधों में एक नया पड़ाव साबित होने जा रहा है। जापान में हमारे संवाददाता अजय मिश्रा की यह रिपोर्ट। भारत और जापान, दो लोकतांत्रिक ताकतें जिनकी दोस्ती दशकों पुरानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिनों की यात्रा के लिए 29 अगस्त को जापान के टोक्यो में होंगे। ये दौरा कई कारणों से महत्वपूर्ण है। एक तरफ ये मोदी का 2014 के बाद जापान का 8वां दौरा होगा, तो वहीं दूसरी ओर ये प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ उनका पहला वार्षिक शिखर सम्मेलन भी होगा। ऐसे में ये मुलाकात भारत जापान रिश्तों की गहराई और उनके भविष्य की दिशा तय करने वाली साबित हो सकती है। It's Prime Minister Modi's first annual summit with Prime Minister Ishiba. It is also his first standalone visit to Japan in nearly 7 years. He last visited for the annual summit in 2018. Since then, of course, he has visited Japan, but that has been for multilateral engagements and other ceremonial events. So this will be a visit that will be fully dedicated to the bilateral agenda between India and Japan. This is also Prime Minister's 8th visit to Japan since he took office in 2014 and reflects the very high priority that this particular relationship. शिखर सम्मेलन में दोनों प्रधानमंत्री विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। इसमें रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार तथा जनसंपर्क पर चर्चा होगी। दोनों देश इंडो पैसिफिक में शांति और सुरक्षा के मद्देनजर जरूरी कदमों पर भी चर्चा कर सकते हैं।
पीएम मोदी भारत और जापान के कारोबारियों के साथ मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी का जापान के राजनयिकों और राज्यों के प्रतिनिधियों से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। जानकार मानते हैं कि पीएम मोदी का ये दौरा दोनों देशों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत और जापान एक दूसरे को कई क्षेत्रों में आपस में सहयोग कर सकते हैं। भारत और जापान के इकोनॉमिक टाइज और कल्चरल टाइज पिछले कुछ बरस में काफी बढ़ रहा है। इकोनॉमिक सेक्टर में हाई स्पीड रेल, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी एंड रेजिलिएंट सप्लाई चेन के 4 सेक्टर में काफी इम्पोर्टेंट माना जाता है। जापानीज इन्वेस्टमेंट और इंडियन टैलेंट का कॉम्बिनेशन, भारत का स्टेबल गवर्नेंस जापानीज कंपनी को काफी कॉन्फिडेंस दिया। दो देश का विन विन सिचुएशन ही हमारा एक साथ आगे बढ़ने का प्रयास के लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर है। प्रधानमंत्री मोदी का जापान दौरा निवेश, व्यापार और कूटनीति तीनों मोर्चों पर भारत जापान रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। टोक्यो से दिल्ली तक ये साझेदारी एशिया ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने का सामर्थ्य। 11 वर्षों में 8वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के दौरे पर होंगे और ये मौका है द्विपक्षीय वार्ता का। जापान के प्रधानमंत्री शिदा के साथ ही उनकी पहली द्विपक्षीय वार्ता है। माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच कारोबारी, सुरक्षा और दूसरे पहलुओं पर तो बात होगी ही। दोनों ही नेतृत्व टोक्यो से पूरी दुनिया के लिए एक संदेश देना चाहेंगे कि ये वक्त संरक्षणवाद का नहीं है, सभी को साथ लेकर चलने का है। कैमरामैन अनिल ठाकुर के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, टोक्यो। तो सेमीकंडक्टर एक बड़ा फोकस रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा पर, और इसके साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी फोकस है। तो इन दोनों क्षेत्रों में बड़े समझौते होने की उम्मीद है, और इस लिहाज से सारी निगाहें इन दो क्षेत्रों में लगी हुई हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा में इन दोनों क्षेत्रों में क्या कुछ हो सकता है। देखिए अजय मिश्रा की यह विशेष रिपोर्ट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के दौरान सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सहयोग एक बड़ा फोकस हो सकता है। भारत और जापान के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में साझेदारी एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आगामी जापान यात्रा है, इस दौरान इस सहयोग को लेकर अहम समझौतों की उम्मीद है। विकसित भारत के सपने को जमीन पर साकार करने के लिए भारत ने मिशन मोड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर के विकास को प्राथमिकता दी है। जापान इन दोनों ही क्षेत्रों में भारत को सहयोग पर अपनी सहमति पहले ही जता चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के दौरान इन दोनों ही सेक्टर्स में सहयोग बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। साल 2014 में पीएम मोदी की पहली जापान यात्रा के दौरान दोनों देशों के संबंध विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के स्तर पर पहुंचे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नवंबर 2024 में इस रणनीतिक साझेदारी को कुछ और क्षेत्रों में विस्तार के संकेत दिए थे। As we expand common interests and forge new modes of collaboration, our strategic partnership will progress accordingly. Bilaterally, the Industrial Competitiveness Partnership, the Clean Energy Partnership and the Semiconductor Supply Chain Partnership all reflect the contemporary agenda. The goal is to promote reliable and resilient supply chains, trusted digital collaborations and secure green growth. I am confident that we will continue to think bold and act decisively to take it forward in an impactful way. आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक बड़े कदम के रूप में भारत ने हाल के वर्षों में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत कई बड़े कदम उठाए हैं। इसका मकसद भारत को वैश्विक चिप मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन का हब बनाना है। इसी कड़ी में जापान के साथ बढ़ती डिजिटल साझेदारी भविष्य की तकनीक के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। भारत ने 2001 में 76,000 करोड़ रुपए के भारत के सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की।
भारत की सेमीकंडक्टर विकास की यात्रा में जापान सबसे पहले सहयोगी देश के तौर पर सामने आया और अब ताइवान और दक्षिण कोरिया आगे आ रहे हैं। जापान का वैश्विक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट में 30% हिस्सा है, जबकि पार्ट्स और मटेरियल्स में यह हिस्सा 48% तक पहुंचता है। जुलाई 2025 में जापान के 60 सदस्यों की टीम ने गुजरात में धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन का दौरा किया। सेमिकॉन इंडिया 2025 में पहली बार जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और मलेशिया के 4 अंतर्राष्ट्रीय पवेलियन शामिल होंगे। जानकार मानते हैं कि जापान की कंपनियां भारतीय युवाओं के टैलेंट और सरकारी रियायतों का फायदा उठा सकती हैं और भारत को जापान की एडवांस तकनीक का फायदा मिल सकता है। वैश्विक स्तर पर कोविड महामारी के बाद आई चिप कमी ने सप्लाई चेन की कमजोरियों को उजागर कर दिया। ऐसे में भारत जापान सहयोग रणनीतिक दृष्टि से भी काफी अहम है। भारत की कोशिश है कि साल 2030 तक मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में योगदान बढ़ा करके 25% तक किया जाए और इसीलिए भारत और जापान के बीच जो सेमीकंडक्टर में समझौता है वो केवल चिप मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को भी ये मजबूती प्रदान करता है। साथ ही साथ ग्लोबल सप्लाई चेन को एक क्रेडिबल ऑप्शन भी देने की क्षमता रखता है। कैमरामैन अनिल ठाकुर के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, टोक्यो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है और आज हमारी चर्चा का विषय भी यही रहेगा, भारत जापान संबंध साझेदारी से समृद्धि। ये आज हमारी विशेष चर्चा का विषय होगा, भारत जापान संबंध साझेदारी से समृद्धि। तो ये हमारे विशेष चर्चा का विषय है, भारत जापान संबंध साझेदारी से समृद्धि। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। जितेंद्र त्रिपाठी फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, बहुत स्वागत है डॉक्टर त्रिपाठी जी आपका। और साथ ही साथ प्रोफेसर स्वास्थी राव जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में। प्रोफेसर स्वास्थी, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले अगर मैं जितेंद्र जी आपसे समझना चाहूँ कि इस दौर में जब लगातार जियोपॉलिटिक्स बदल रही है, नई नए जिसको कहते हैं कि धुरी भी बन रही है और नए नए साथी भी बन रहे हैं, ऐसे में भारत जापान रिश्तों को कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे समझाएंगे हमारे दर्शकों को कि कितने महत्वपूर्ण है भारत और जापान के रिश्ते और प्रधानमंत्री की ये यात्रा, कैसे देखेंगे इसको? देखिए निखिल जी, सबसे पहले आपको, स्वाति जी को और आपके सारे दर्शकों को नमस्कार करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ मुझे यहाँ चर्चा में शामिल करने के लिए। देखिए, भारत और जापान के रिश्ते जो हैं कोई बहुत नए नहीं जी। भारत और जापान के रिश्ते ऐतिहासिक तौर पर बड़े पुराने हैं। बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत से जापान गया और जापानी अभी भी भारत को अपनी धार्मिक मातृभूमि मानते हैं। आपने देखा होगा कि बौद्धिक सर्किट वगैरह और जापान के लोग उसमें भी, जापान की गवर्नमेंट ने भी उसमें निवेश किया है, उसमें सहायता दिया है। और जापान और भारत के साथ देखिए सबसे बड़ी 2-3 चीजें ये हैं कि हिस्टोरिकल और रिलीजियस कनेक्शन के साथ साथ दोनों देश एक लोकतंत्र है। दोनों देशों में टॉलरेंस की बात मानी जाती, टॉलरेंस पर जोर दिया जाता है। जो दोनों देश प्लूरलिस्टिक है और दोनों देश एशिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। चीन के बाद भारत और जापान भी एशिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में माने जाते हैं। तो और इसके साथ ही आप देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी सुभाष चंद्र बोस के वजह से जापान के साथ हमारा काफी संपर्क रहा। तो मतलब जापान और भारत का जो रिश्ता है वो ऐसा नहीं है कि किसी छोटे टाइम पीरियड पे या किसी छोटे काल अवधि पे टिका हुआ है और वो कर रहा है और उसमें बढ़ोतरी की संभावनाएं कम है। ये बहुत अच्छा रिश्ता है। और देखिए, जापान के लिए भारत एकमात्र ऐसा देश है जो जापान ने भारत के साथ सिविल न्यूक्लियर समझौता किया जिसके तहत परमाणु रिएक्टर भी दे रहा है और भी काफी चीजें दे रहा है जापान, जो कि जापान किसी और नॉन एनटीपी सिग्नेटरी देश को नहीं दे। एक चीज ये। दूसरी चीज ये देखिए कि जापान के साथ जो हमारा वो है वो स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप, जी, विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी जो है, ऐसी साझेदारी हमारी और किसी देश के साथ नहीं।
और सबसे बड़ी एक चीज ये है कि जो जिसलिए प्रधानमंत्री जा रहे हैं, ये रेगुलर विजिट है, एक बार वहां से आते हैं, एक बार यहाँ आते हैं, ये जो है ये समिट लेवल विजिट होती है एनुअल दोनों देशों। तो ठीक इस बात बार है। मोदी जी वहां जा रहे हैं। हम्म। लेकिन ऐसा मैकेनिज्म जी जापान के अलावा भारत ने सिर्फ रूस के साथ किया है, जहाँ पता ही होगा कि पुतिन आने वाले हैं। जी बिल्कुल। तो आपने तो ये रूस के साथ कंपैरिजन करके ये बता दिया कि दरअसल जापान के साथ भारत के रिश्ते कितने महत्वपूर्ण हैं। हम आते हैं आपके पास, लेकिन इस चर्चा में प्रोफेसर स्वास्थी राव को भी जोड़ते हैं। रक्षा सहयोग प्रोफेसर स्वास्थी बहुत जिसको कहते हैं कि उस पर सभी निगाहें हैं, कैसे देखते हैं जब अभी आपने देखा कि जितेंद्र त्रिपाठी जी कह रहे हैं जब रणनीतिक संबंधों की, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, और उसके बाद हम रक्षा संबंधों की बात कर रहे हैं, कैसे इसको परिभाषित करना चाहिए, कैसे इसको समझना चाहिए, और क्या उम्मीदें हैं इस दौरे से? देखिए नमस्कार आपका। और महत्वपूर्ण विजिट है ये। असहमत हूँ मैं इस बात से कि भारत और जापान के जो संबंध हैं वो अक्सर एक एडजेक्टिव इस्तेमाल किया जाता है नेचुरल पार्टनरशिप का। तो बहुत सारे हमारी सिमिलैरिटीज हैं, कोई बैगेज ऑफ हिस्ट्री नहीं है, लेकिन उसके बावजूद देखिए ये सोचने वाली बात है निखिल जी कि भारत और जापान के संबंध जो है वो अंडर यूटिलाइज रहे हैं। तो एक तरफ हम देखते हैं कि भारत जो है वो ओडीए का, ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस का सबसे बड़ा रिसीवर रहा है जापान की तरफ से। जाइका जो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है, उसने बहुत इन्वेस्ट किया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जहां पे हमने इस रिलेशनशिप के इस रिलेशनशिप के पोटेंशियल को हमने टच नहीं किया। और आपने भी डिफेंस का नाम लिया, तो जरूर मैं उसके बारे में बात करूंगी। देखिए पहले मैं उसका पॉजिटिव बताती हूँ, उसके बाद मैं उसके चैलेंजेस बताऊंगी। पॉजिटिव ये रहा है कि भारत और जापान ने 2025 में अपने कुछ बैरियर्स को, जो पिछले कई साल से चले आ रहे थे, उनको जरूर तोड़ा है डिफेंस कोऑपरेशन की जहां तक बात है। और इसके पहले जरूर ऐसा हुआ है कि हम जापान से कई साल तक हमने बात करी शिनमाइवा प्लेन्स को लेकर, और वो जो शिनमाइवा प्लेन्स थे वो फाइनली हम नहीं ले पाए क्योंकि हमारे रिक्वायरमेंट्स अलग थे, और जापान के जो शिनमाइवा प्लेन्स थे वो काफी एक्सपेंसिव थे। लेकिन 2025 में हमने देखिए एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसको कहते हैं यूनिकॉर्न मास। और ये जो यूनिकॉर्न मास थे, ये नया माइलस्टोन है क्योंकि इसमें हम पहली बार को प्रोड्यूस करेंगे ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट को जापान और इंडिया के बीच में, जिससे कि हमारी नेवल कैपेबिलिटीज, यानी जो भारतीय नौसेना है, उनकी कैपेबिलिटीज को बहुत बड़ा एक बूस्ट मिलेगा। तो ये जो स्पेशली जो मैंने आपको एग्जांपल दिया यूनिकॉर्न मास्क का, ये ना केवल डिफेंस कोऑपरेशन है बल्कि एक बहुत हाई लेवल का, उच्च स्तरीय टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के लेवल पे भी कोऑपरेशन है। और अगर आप ध्यान से देखें तो भारत की जो रक्षा नीति रही है वो केवल यही नहीं रही है कि हमें केवल वेपन्स या टेक्नोलॉजी खरीदनी है, वो को डिजाइन को प्रोडक्शन जो है वो उस पे बार बार कहा जाता है। तो इस तरह की चीज में हम ये देखते हैं कि पहली बार एक ऐसा हाई टेक हमको एक कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन बहरहाल अब हो रहा है। जी निश्चित तौर पर। जितेंद्र जी, अगर हम इसको समझना चाहें, जब हम सहयोग की बात करते हैं तो तकनीक के ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं, और जैसा कि अभी प्रोफेसर स्वास्थी ने बताया कि तमाम सारी चीज़ों में, ख़ासतौर पर रक्षा के क्षेत्र में जब हम तकनीक ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं, ये बात सामने आती है कि सेमीकंडक्टर का क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, एआई बहुत महत्वपूर्ण है। इसको लेकर के किस तरह से भारत और जापान के बीच में सहयोग को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं इस विजिट में? देखिए, सेमीकंडक्टर की जहाँ तक बात है, भारत में जापान उसके लिए निवेश कर रहा है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए, ताकि दोनों मिलकर के को प्रोडक्शन करें और दोनों उसको एक्सपोर्ट भी कर सकें। और क्योंकि आप ही ने बताया कि जापान की सेमीकंडक्टर में प्रोडक्शन में ग्लोबली 30% की हिस्सेदारी और पार्ट्स में 48% की हिस्सेदारी है। इसका मतलब जापान एक बहुत बड़ा इसमें प्लेयर है। जापान इसके साथ हमारे साथ इसमें सहयोग कर रहा है। फिर देखिए उसके बाद जापान बुलेट ट्रेन में हमारे साथ सहयोग कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि जापान अपनी बुलेट ट्रेन का E3 और E5 सीरीज जो है, जो यूज्ड है, वो तो हमें देगा ही। लेकिन मोदी जी की यात्रा के दौरान दोनों प्रधानमंत्री वहाँ संयुक्त रूप से E10 सीरीज का लॉन्च करेंगे, जो बाद में भारत में भी आएगा, जो कि शिंकानसेन बुलेट ट्रेन का सबसे
ताजा वर्जन होगी जी। ये चीज है। आईटी में देखिए, आईटी में दोनों देश सहयोग कर रहे हैं। अभी भी भारत के कम से कम 500 लोग वहां पर आईटी इंजीनियर्स के तौर पे जापान में हैं। तो ये है, एआई में भारत और जापान सहयोग कर सकते हैं, भारत और जापान सहयोग कर सकते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में। और जी, तो ये सब कई कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ की अभी बहुत गुंजाइश दोनों देशों में सहयोग को बढ़ावा देने की है। जी जी जी। प्रोफेसर स्वास्थी, जब हम बात करते हैं भारत जापान रिश्तों की, तो उस बात क्वाड की भी होती है। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के साथ में लगा रहता है। प्रोफेसर स्वास्थी, आपसे जानना समझना चाहेंगे कि अभी क्वाड को लेकर के जब हम रूल बेस्ड ऑर्डर की बात करते हैं, इंडो पैसिफिक में भारत जापान के रिश्ते कितने महत्वपूर्ण हैं, इस लिहाज से भी कि अमेरिका के साथ में रिश्ते नरम गरम चलते रहते हैं, तो कैसे देखती हैं इसको ओवरऑल आज के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में? जी, दो बातें। देखिए, भारत पहली बार तो जो प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा है वो कई बार क्लियर किया गया है और एमईए की तरफ से कि ये बायलैटरल एजेंडा को लेकर है। इसका मतलब है कि वो फोकस करेंगे बायलैटरल इश्यूज पे, ट्रेड पर, क्यों इतनी ट्रेड कम है एटसेट्रा। पर इसके बावजूद देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि जब भी हम क्वाड की बात करते हैं, जाहिर हम क्वाड के बारे में जरूर बात करेंगे। और इस पे एक और चीज मैं दर्शकों को भी आपके माध्यम से क्लियर करना चाहूंगी। देखिए, एक जो हमारे रिलेशनशिप है जो क्वाड पार्टनर्स से, उसको एक 2+2 मैकेनिज्म कहा जाता है। तो ये जो 2+2 मैकेनिज्म है, इसका मतलब फॉरेन पॉलिसी में अगर मैं इसको समझा के कहूँ तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसा फॉर्मेट होता है जिसमें फॉरेन मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, सॉरी, फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर एक किसी कंट्री के अपने उन काउंटर पार्ट से मिलते हैं। और ये जो 2+2 मैकेनिज्म है, ये असल में हमने जापान से ही लिया है, क्योंकि जापान का ये एक बड़ा ऐसा टूल रहा है जिसके जरिए जापान अपने क्लोज पार्टनर्स को चिन्हित करता है। तो अगर आप जापान के क्लोज पार्टनर्स को देखना चाहें तो आपको देखना होगा कि जापान का 2+2 मैकेनिज्म किनके किसके साथ है। अब इसको क्वाड से जोड़ते हुए बात ये समझने वाली है कि भारत का अपने सारे क्वाड के मेंबर्स से 2+2 जो है वो रिलेशनशिप है। उसमें जापान है, उसमें ऑस्ट्रेलिया है, उसमें अमेरिका है। कोई भी बात अगर क्वाड के ऊपर होती है तो वो कॉम्प्लीमेंट करती है भारत और अमेरिका के भी संबंधों को, और ये कहीं ना कहीं मेरे अनुसार एक स्टेबलाइजर का भी इस समय भूमिका एक तरह से वो निभाएगा, ये जो डायलॉग है अगर क्वाड पर होता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये एक कॉम्प्लीमेंटिंग है, ये कॉम्प्लीमेंटारिटी है उसमें। और दूसरी चीज, थोड़ा सा मैं अब जापान के बारे में जरूर बताऊंगी आपको डिटेल में, क्योंकि जैसे भारत की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है, जिसको हम जनरली IPOI, इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव कहते हैं, उसी प्रकार जापान की जो स्ट्रैटेजी है, जिससे उनके इंडो पैसिफिक को लेकर सोच या इंडो पैसिफिक को लेकर उनके विजन के बारे में बात पता चलती है, उसको FOIP कहते हैं, FOIP, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक विजन कहा जाता है। और ये जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक विजन है, ये लगातार इसके ऊपर मतलब इसको रिवाइज करते रहते हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा एजेंडा है जिसको क्वाड के ऊपर तो बात होएगी ही होएगी, क्योंकि जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का जो है वो जापान के लिए भी क्वाड है। जरूर आई एम श्योर ये बात सब लोग जानते होंगे कि जो जापानी प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, उन्होंने भारतीय पार्लियामेंट में खड़े होकर कॉन्फ्रेंस ऑफ द टू सीज की पहली बार जब संकल्पना जाहिर करी थी तो वो भारत में ही करी थी। तो इसमें तो मैं रिपीट ही करूंगी, ये बात तो सब लोग जानते हैं। लेकिन जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक है जापान का, उसका सेकंड पिलर है जिसमें बहुत जोर दिया गया है कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा जापान का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को लेकर, जिसमें भारत एक ही बहुत भूमिका जो है वो अहम है। इसके अलावा जो रेजिलियंस ऑफ सप्लाई चेन इनिशिएटिव है, वो भी हमारा जापान के साथ है। कुल मिलाकर मेरे हिसाब से, हालांकि बार बार ऑफिशियल लेवल पे ये कहा जा रहा है कि हमारा एजेंडा बायलैटरल है, लेकिन जापान के साथ हम अगर बायलैटरल बात भी करते हैं और इंडो पैसिफिक को लेकर करते हैं और जो उनके फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक विजन को लेकर करते हैं, तो उसमें क्वाड की सेंट्रलिटी अपने आप आती है। तो आप इस क्वाड के डिस्कशन को वहां से इतर नहीं कर सकते, यानी वहां से हटा नहीं सकते। तो
इस पे जरूर बात होगी। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, देखिए अगर आपने गौर किया हो कि बार बार सेमीकंडक्टर्स को लेकर एक बात हो रही है। इस वक्त बहुत सारे देश हैं जो लगातार ऐसे एफर्ट्स में लगे हैं कि चाइना का जो एक तरह से डोमिनेंस है सेमीकंडक्टर्स पे, रेयर मैग्नेट्स पे, उसको कैसे कम करेंगे। इसमें ताइवान का जो TSMC जो जायंट है वो जापान के साथ लगा हुआ है। जापान ने भारत के साथ उसको रेजिलियंस चेन्स बनाने की एक पेशकश करी है, उसमें कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ का इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। तो ये सारा का सारा जो है वो जापान की फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी और उसके तहत जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है उसमें आता है। तो कहने का मतलब है कि इन डॉट्स को हम अलग अलग करके समझने के बजाय जोड़कर समझ सकते हैं। लेकिन ये बात भी सच है जैसे जी, अगर इसमें एक चीज और मैं जोड़ दूं प्रोफेसर स्वास्थी, आपसे समझना चाहूं कि चीन के साथ जैसे भारत और जापान के रिश्ते, क्या चीन को थोड़ा बैलेंस करने के लिए, या ये कहा जाए कि आज के जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में सभी को के लिए एक मैसेज है, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो या दूसरे देश हो, सभी के लिए एक मैसेज है, ये राजनयिक दृष्टि से कैसे देखेंगे इसको? जी देखिए, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है चाइना को लेकर, ऑफ कोर्स जापान और चाइना के बीच में आइलैंड डिस्प्यूट है। जापान एक आइलैंड देश है ना, और जापान के अपने चारों तरफ के जितने उसके नेबर्स हैं जो पड़ोसी देश हैं, उनके सबके साथ आइलैंड का डिस्प्यूट है। तो चाइना के साथ सेंकाकू आइलैंड का डिस्प्यूट है, साउथ कोरिया के साथ ताकेशिमा आइलैंड का डिस्प्यूट है, रशिया के साथ क्यूराइल आइलैंड्स का डिस्प्यूट है। लेकिन चाइना के साथ जो बाकी दोनों के बीच में भी गहमा गहमी आइलैंड डिस्प्यूट को लेकर चलती रहती है। चाइना के साथ जो मेन प्रॉब्लम है वो वही है, जो समझने वाली बात यह है कि जो ताइवान पे चाइना का क्लेम है, और उसके वजह से अगर कोई कल को युद्ध होता है तो सेंकाकू आइलैंड, उस आइलैंड जो आइलैंड है उसमें वो अपने आप आ जाएगा। तो चाइना ताइवान पे अगर कभी अटैक करे तो उसमें जापान की टेरिटरी अपने आप इन्वॉल्व हो जाएगी, और इसीलिए आपको जापान में इस तरह का एक क्लियर पुश दिखता है चाइना को बैलेंस करने के लिए। ये पहली चीज। दूसरी चीज उस पर इंपॉर्टेंट है समझने वाली कि हम जूझ किस बात से रहे हैं। चाइना का इन सारे देशों के साथ, जापान और चाइना का बहुत बड़ा ट्रेड है। इनफैक्ट जापान की जो रूलिंग पार्टी है, जनरली जिसको LDP कहते हैं, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी में जो अभी मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है वो भी उसी पार्टी से है। लेकिन उस पार्टी में बहुत सारे फैक्शंस हैं, उसमें से बहुत सारे प्रो चाइना फैक्शंस भी हैं। तो वो प्रो चाइना फैक्शंस हमेशा चाइना के साथ रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज करने की बात करते हैं, क्योंकि बिजनेस बहुत ज्यादा है। उसके बावजूद जो सब लोग चैलेंज जो रियलाइज किया जाता है वो ये कि चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग का एक तो हब बन गया है, और रेयर अर्थ और फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर जो डोमिनेंस है चाइना की वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। तो हमें रेजिलियंस क्रिएट करनी है। रेजिलियंस का मतलब हमें फ्रेंड शोल्डिंग करनी है। ये शब्द अक्सर आप सुनते रहते होंगे कि हमें ये सप्लाई चेन्स को मित्र देशों की तरफ लेके जाना है, जहां पर अगर कभी जियोपॉलिटिकल टर्ब्यूलेंस आए, यानी कि डिस्टर्बेंस आए, तो ऐसा ना हो जाए कि वो देश इन चीजों के डिपेंडेंस को वेपनाइज करे। तो इसलिए इसका ये जो चल रहा है इशू, अब ये समझना हमारे लिए, जब मैंने बात शुरू करी थी निखिल जी, तो मैंने कहा था कि भारत और जापान तो नेचुरल पार्टनर्स है, फिर भी हमने कभी भी इसको पूरी तरह से रियलाइज नहीं किया है। जब भी प्राइम मिनिस्टर वहां जाते हैं या आते हैं, या कहीं पे साइडलाइंस पे दोनों देशों के लीडर मिलते हैं, आप देखिए हमेशा बहुत ही अच्छे माहौल में बात होती है। एक बिल्कुल लगता है कि कंफर्ट लेवल आपको दिखता है, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं। इसके बावजूद हमें सोचना ये है, स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी को, भारत को, कि हमारा अभी भी बायलैटरल ट्रेड केवल $22 बिलियन पे क्यों रुका हुआ है। और ये मैं बायलैटरल ट्रेड बोल रही हूँ, ठीक है। अभी भी हमें सोचना है कि जापान जैसे टेक्नोलॉजिकल लीडर के साथ वो हमने एक टैंजिबल आउटकम हमारे पास क्यों नहीं है सेमीकंडक्टर्स पे और AI पे, अब जिसके बारे में बात हो रही है। जापान जैसे नेचुरल पार्टनर्स के साथ हमारे पास डिफेंस कोऑपरेशन क्यों नहीं कर पाए। तो मेरा ख्याल है इस पे जरूर बात होगी, लेकिन इसको एक बड़े बिग पिक्चर में जब हम समझते हैं तो ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। जी बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि जापान के साथ रिश्तों की अगर बात करें तो मीलों हम आए हैं और मीलों अभी जाना है। जिस तरह से आपने कहा कि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ अभी टैप किया जाना ज़रूरी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का, जितेंद्र त्रिपाठी जी का और प्रोफेसर स्वास्थी राव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है।
ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। 3 महीने में पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब बात करेंगे बिहार की सियासत की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के सियासत में बदजुबानी का जहर घुल गया है। और सबसे दुख की बात यह है कि ये बहुत ही निचले स्तर पर आ गया है। यानी कि जो बदजुबानी थी वो अब गाली गलौज तक उतर आई है। और उसको लेकर के बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है तो कांग्रेस बैकफुट पर है। देखिए ये रिपोर्ट। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं इस बीच बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एक बार फिर कांग्रेस नेता और इंडी गठबंधन के नेताओं के बिगड़े बोल ने सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। आपत्तिजनक बयानों को लेकर भाजपा हमलावर है। आज जो स्वतंत्रता संग्राम से अपने आप को तथाकथित रूप से जोड़ती है, मगर आज गाली वाली पार्टी बन गई है, वो महात्मा गांधी जी की पार्टी नहीं है। वह तथाकथित नकली गांधी परिवार की पार्टी है, जिनमें एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, कूट कूट कर जिनमें अहंकार भरा हुआ है, जिनको लगता है कि भारतवर्ष उन्हीं का है। क्या इतना घटिया हो गई है कांग्रेस पार्टी कि भारत के प्रधानमंत्री, उनकी मां जिसने गरीबी में भारत के प्रधानमंत्री को बड़ा किया, अब वो दुनिया में नहीं है, उनके बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग करती हैं। राहुल गांधी की माफी मांगिए। लोकतंत्र में जिस तरह कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपशब्द कहा, ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाला दिन है। समाज में द्वेष पैदा करने वाला इन लोगों का भाषा है। राष्ट्रीय जनता दल का ये चरित्र रहा है और कांग्रेस पार्टी इससे उबर नहीं पा रही है। वहीं भाजपा के सहयोगी दल भी अमर्यादित भाषा को लेकर नेता प्रतिपक्ष पर हमलावर हैं। एनडीए नेताओं ने विपक्ष पर संविधान और लोकतंत्र को कुचलने का आरोप लगाया। भाषा का ये लोग इस्तेमाल करते हैं। राजनीति में मतभेद होंगे और वो स्वाभाविक हैं। और भारत जैसे लोकतंत्र में जहाँ पे इतनी विविधताएं हैं, जहाँ पे इतने राजनीतिक दल हैं, हर किसी का अपना पक्ष होगा, हर किसी का अपना मत होगा। पर अगर मतभेद
की परिभाषा शब्दों की मर्यादा को गिराना है तो ये कतई भारत जैसे लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है और मैं कतई इसको स्वीकार नहीं करता। अब राहुल गांधी जी इस देश में कौन सी अव्यवस्था लाना चाहते हैं? मुझको आश्चर्य लगता है। देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करिए, गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करिए। ये लोकतंत्र है क्या? यही लोकतंत्र आप चलाना चाहते हैं? एक और इस तरह की बयानबाजी से कांग्रेस जहां साफ इनकार कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता अमर्यादित भाषा के लिए गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगते भी नजर आ रहे हैं। जिसने भी इस तरीके की गाली गलौज की है या जो भी किया है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। बिहार में बढ़ी राजनीतिक हलचल के बीच बिहार पुलिस मुख्यालय ने आतंकवादियों से संबंधित एक बड़ा अलर्ट जारी किया है। पुलिस के अनुसार पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकी नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे हैं। पुलिस ने तीनों आतंकियों के नाम और तस्वीरें सार्वजनिक कर दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस पूरे मुद्दे पर यानी कि जो अभद्र भाषा हुई है और जो गालियों की बौछार की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, उसको लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि बिहार के दरभंगा में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी स्वर्गीय माताजी के लिए कांग्रेस और आरजेडी के मंच से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। वह न केवल निंदनीय है बल्कि हमारे लोकतंत्र को भी कलंकित करने वाला है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की राजनीति अपने निम्न स्तर पर आ पहुंची है। उनको यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कैसे एक गरीब मां का बेटा पिछले 11 वर्षों से प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ है और अपने नेतृत्व में देश को निरंतर आगे ले जा रहा है। यह साफ दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी अपने उस चाल चरित्र में वापस लौट आई है जिसके माध्यम से उसने हमेशा देश की राजनीतिक संस्कृति में जहर घोलने का काम किया। गुजरात के मुख्यमंत्री काल से लेकर आज तक गांधी परिवार ने मोदी जी के खिलाफ नफरत फैलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, परंतु अब तो इन्होंने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। ये हर मां का, हर बेटे का अपमान है जिसके लिए 140 करोड़ देशवासी उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इस पूरे विषय को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि कांग्रेस की तथाकथित वोट अधिकार यात्रा में जिस तरह से कांग्रेस आरजेडी के मंच से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को गालियां दी गई, ये निश्चित तौर पर निंदनीय है। ये घोर निंदनीय और भर्त्सनीय है। यह अभद्रता की सारी सीमा लांघ चुके 2 शहजादों का बिहार की धरती पर बिहार की संस्कृति का तिरस्कार भी है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को अविलंब इस कुकृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से भाषा का स्तर नीचे गिरता जा रहा था, पहले अमर्यादित हो रहे थे, बोल विवादित हो रहे थे और अब वो गाली गलौज पर उतर आए हैं। बहुत निंदनीय है राजनीति का ये स्तर और हमारे नेताओं का ये स्तर बातचीत का। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जान से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना?
तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माय क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो, हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। सरसंघ चालक मोहन भागवत ने स्पष्ट कर दिया है कि संघ का किसी के साथ भी कोई विवाद नहीं है, चाहे बीजेपी शासित सरकार हो या फिर कोई अन्य। उन्होंने कहा कि सभी सरकारों के साथ वो RSS साथ में है। उन्होंने ये भी कहा कि कई बार संघर्ष हो जाता है, लेकिन ये झगड़ा नहीं हो सकता। RSS के 100 वर्ष पूरा होने के अवसर पर दिल्ली के विज्ञान भवन में अपने संबोधन में RSS प्रमुख ने साफ कहा कि संघ का केंद्र और राज्य के साथ बेहतर तालमेल है और सरकार और पार्टी का एक पेज पर होने का समय की उन्होंने जरूरत बताया। Coordination with every government, not only this one, the state governments as well as central government. But there are systems which have some internal contradictions. As I said, the system in general is the same, which was invented by the British for Bharat so that they can rule. So we have to have some innovations, otherwise it will not happen. सरसंघ चालक ने घुसपैठ के मुद्दे पर कहा कि ये एक गंभीर समस्या है, इसे हर हाल में रोकना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सरकार अपने स्तर से प्रयास कर रही है, लेकिन ये देशवासियों की भी जिम्मेदारी है कि अवैध लोगों को पहचाने और सुरक्षा की दृष्टि से उन पर निगरानी रखें। तो ये ठीक है कि हमारा DNA सबका एक है, लेकिन व्यवस्थाएं होती है। अब यूरोप में भी 3-3 देश, 4-4 देश ऐसे हैं जो समान एंसेस्ट्री रखते हैं, लेकिन देश एक व्यवस्था है, उसकी सीमा होती है, उसमें आना जाना। आप पूछते हो घुसपैठियों को रोकना सही है क्या? मैं कहता हूं अगर DNA एक है तो परमिशन लेके आना गलत है क्या? सरकार कुछ प्रयास कर रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, परंतु समाज के हाथ में है कि हम अपने देश में रोजगार अपने देश के लोगों को देंगे। मोहन भागवत ने कहा कि दुनिया निर्भरता पर ही चलती है, इसलिए देशों के बीच लेन देन तो होगा ही, लेकिन इसके लिए किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। दुनिया परस्पर निर्भरता पर चलती है, कुटुंब भी परस्पर निर्भरता पर चलता है, और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो चलेगा और उसमें लेन देन होगी। बस इसमें दबाव नहीं होना चाहिए, स्वेच्छा होनी चाहिए। और इसलिए स्वदेशी का पालन करना, यानी क्या है, जो घर में बनता है वो बाहर से नहीं लाना। जो अपने गांव में होता है बाहर से लाने से अपने गांव के रोजगार को मार पड़ती है। अपने गांव का खरीदो। ऐसे ही अपने देश में जो बनता है वो बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। सरसंघ चालक ने कहा कि डेमोग्राफी का बदलना बड़ी चिंता का विषय है। केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कई देश इस समस्या से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनसंख्या के असंतुलन का पहला कारण धर्मांतरण होता है, इसे रोकना बेहद जरूरी है। डेमोग्राफी की चिंता होती है और होने का कारण है कि डेमोग्राफी बदलती है तो उसके कुछ परिणाम निकलते हैं। सब देशों में डेमोग्राफिक इम्बैलेंस की चिंता रही। संख्या से ज्यादा इरादा क्या है इसके बारे में शंका रहती है मन में। पहला कारण है मतांतरण, कन्वर्शन। रिलीजन अपना चॉइस है, जिनको जिस रिलीजन में जाना है।
जबरदस्ती गए, वापस आना चाहते हैं, आओ अपने मन से आओ। मोहन भागवत ने कहा कि भारत की सभी भाषाएं राष्ट्रीय भाषा है। स्वाभाविक रूप से अपनी मातृभाषा के साथ एक राज्य की भाषा और एक व्यवहार भाषा की सभी को सीखना चाहिए। इस राष्ट्र के घटक जो जो भाषा बोलते हैं वो राष्ट्रभाषा है। एक व्यवहार भाषा चाहिए, ये पक्का है आपस में बात करने के लिए, और वो विदेशी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे भाव विदेशी भाषा में प्रकट नहीं होते। श्री गोपाल तो काउहर्ड ऐसा नहीं होता है। कविताओं का शब्द धर्म के लिए शब्द नहीं है बाकी भाषाओं में, हमारे यहाँ सब भाषाओं में शब्द। एक भारतीय भाषा व्यवहार भाषा चाहिए, कौन सी हो तय करे सब मिलकर, जो व्यावहारिक निर्णय करे और करे, ऐसा मत है हमारा। भाषाओं में विवाद करने का कोई मतलब नहीं है, शब्द अलग है, भाव एक ही है सर्वत्र। शब्द अलग है, भाव एक ही है, इसलिए भाषाओं को लेकर विवाद करने की जरूरत नहीं है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे आपको गुजरात से जुड़ी हुई। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। पुलाव नहीं, प्लान। लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। अब तेरे भाई के हर सपने होंगे पूरे। तेरी ये स्पोर्ट्स कार 2 सीटर है ना? सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। मैं हूँ बैटिंग खिलाड़ी फ्रॉम खेलते रहो प्राइवेट लिमिटेड। आजकल गेमिंग और बैटिंग ऐप बहुत ट्रेंड हो रहा है। ढेर सारे गेमिंग ऐप आपको मौका देते हैं खेलने और कमाने का, तो इस गंगा में हम भी हाथ धो लिए। नकली गेमिंग ऐप बना के खेलते खेलते मैं कभी आपसे आपका क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन मांग लेता हूँ, कभी फ्रॉडुलेंट पेमेंट गेटवे का लिंक दे देता हूँ, और कई बार तो गेमिंग के एल्गोरिदम्स को मैनिपुलेट कर लेता हूँ। मुझे तो स्पोर्ट्स कार लेनी है, क्यों? खेलोगे ना? रुको, गेमिंग प्लेटफॉर्म सही है या नहीं वेरीफाई करो। पेमेंट प्रोसेसर पर रिसर्च करो, उसका यूजर एग्रीमेंट पढ़ो। फेक एप्स को रिपोर्ट करो cybercrime.gov.in पर। स्कैम से बचो, सेफ रहो। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और गुजरात के साणंद में सीजी सेमी प्राइवेट लिमिटेड की सीजी सेमी ओसेट सुविधा का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस प्लांट का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि गुजरात में सेक्रेटरीज CEO की तरह काम करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का ये स्पष्ट मिशन है कि फोकस्ड विजन से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से काम को बढ़ाया जाए, और ये काम तेजी से हो भी रहा है। ये एक देश का बड़ा ड्रीम है, भारत में सेमीकंडक्टर डिजाइन हो, भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर हो, और सेमीकंडक्टर के बाद में डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज में उसका उपयोग हो। लंबे समय से ये ड्रीम था। इस ड्रीम को पूरा कर पाए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि उनका एकदम स्पष्ट विजन, फोकस्ड एग्जीक्यूशन और एकदम एक पॉइंट पे किस तरह से आगे बढ़ना है, क्लियर मार्गदर्शन। आज उसके कारण हम यहां पर देख रहे हैं कि सीजी पावर का पायलट लाइन प्रारंभ आज यहां से इनॉग्रेट हुआ, और बहुत जल्दी इस पायलट लाइन से निकली हुई चिप माननीय प्रधानमंत्री जी देश को समर्पित करेंगे। सेमीकंडक्टर मिशन के तहत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 270 यूनिवर्सिटीज के साथ साझेदारी की गई है और उन्हें नवीनतम उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। इसके परिणाम के स्वरूप 2025 तक 70 संस्थानों ने 20 चिप्स डिजाइन कर ली है। 270 universities and gave some of the most latest tools to these universities
that the students have made such a good use of it. In 2025 itself, 1.2 crore hours of usage has happened, and the result is total 20 chips designed by 17 institutions have now been taped out at a semiconductor laboratory in Mohali. अमेरिकी टैरिफ के नए दबाव के बीच भारत सरकार जहां वैकल्पिक रास्ते तलाश रही है, वहीं अमेरिका से बातचीत के दरवाजे भी खुले हुए हैं। इस बीच आर्थिक मोर्चे पर भारत के लिए अच्छी खबर भी आई है। एर्नेस्ट एंड यंग की ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले सालों में भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। भारत पर 50% अमेरिकी टैरिफ लागू होने के बाद अब भारत सरकार ट्रंप टैरिफ को बेअसर बनाने में जुटी हुई है। एक और बातचीत के दरवाजे खुले रखने के साथ ही वैकल्पिक रास्ते भी तलाशे जा रहे हैं। सरकार निर्यात में बड़े सुधार लाने की तैयारी में है, जिससे निर्यात में आने वाली बाधाओं को दूर कर निर्यात को बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही इस संबंध में कह चुके हैं कि भारत बाहरी दबाव का सामना करेगा। उन्होंने जनता को यह भी भरोसा दिलाया है कि किसानों, पशुपालकों और लघु उद्योगों का हित उनकी प्राथमिकता है। वहीं अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसिन ने टैरिफ लागू होने के दिन ही हल निकाल लेने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते भले ही जटिल हों, लेकिन दोनों देशों में सहमति की गुंजाइश बनी हुई है। बेसिन ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत संबंध अच्छे हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। आखिरकार दोनों देशों को साथ आना ही है। हालांकि अमेरिकी नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के निदेशक केविन हैसेट भारत के प्रति कड़ा रुख अपनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर भारत ने रूसी कच्चे तेल का व्यापार नहीं रोका तो राष्ट्रपति ट्रंप अपने दंडात्मक टैरिफ में नरमी नहीं दिखाएंगे। उन्होंने भारत के साथ व्यापार वार्ताओं को जटिल बताया और कहा कि भारत अमेरिकी उत्पादों के लिए बाजार खोलने में जिद्दी रुख अपना रहा है। हालांकि दुनिया भर में आर्थिक अनिश्चितताओं और व्यापारिक तनावों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था सुदृढ़ है। इस बात को और पुख्ता करती है जानी मानी कंसल्टिंग कंपनी अर्नस्ट एंड यंग की ताजा रिपोर्ट, जिसके मुताबिक भारत आने वाले सालों में वैश्विक आर्थिक मंच पर अपनी स्थिति को और भी मजबूत कर सकता है। IMF के अनुमानों पर आधारित इस रिपोर्ट में कहा गया है कि क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था 2030 तक $20.7 ट्रिलियन के स्तर तक पहुंच जाएगी। इतना ही नहीं, 2038 तक भारत के $34.2 ट्रिलियन के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP के साथ दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने की संभावना है। इस दौरान भारत अमेरिका, जर्मनी और जापान जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से आगे निकल जाएगा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत के पास युवा और कुशल कार्यबल, उच्च बचत दर और स्थिर राजकोषीय दृष्टिकोण जैसी मजबूतियां हैं, जो वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी विकास दर को बनाए रखने में मदद करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब हम न्यूज नाइट के अंत में आ चुके हैं। बात करेंगे मौसम की। देश भर में बरसात आफत बनकर टूटी है। हिमाचल से लेकर पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश तक कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। उधर जम्मू में माता वैष्णो देवी यात्रा अभी भी रुकी हुई है, तो राजधानी दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आप देखिए ये रिपोर्ट और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
देश के कई इलाकों में हो रही मानसूनी बारिश से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब के कई इलाके पानी से घिरे हुए हैं। वहीं दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुटा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों से बारिश की रफ्तार भले ही धीमी हुई हो, लेकिन तबाही का मंजर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। भारी बारिश से हुए नुकसान से उबरने में अभी कई दिन लगेंगे। कुल्लू जिले में ब्यास नदी के उफान पर होने से चंडीगढ़ मनाली राजमार्ग का एक हिस्सा बह गया है। सबसे बड़ी चिंता कांगड़ा जिले में ब्यास नदी पर बने पोंग डैम को लेकर है, जहां जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। इसके चलते डैम से 1.10 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने का फैसला लिया गया है, जिसकी वजह से इंदौरा और फतेहपुर सब डिवीजन के 80 गांवों को खाली करने का आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर कुल्लू, मनाली और चांबा के कई हिस्सों में भूस्खलन और बाढ़ से सड़कें बंद हैं। एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर अब तक करीब 800 फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। पंजाब में सतलुज, ब्यास और रावी जैसी नदियां उफान पर हैं, जिससे कई जिलों में भारी बाढ़ आ गई है। पठानकोट, गुरुदासपुर, फाजिलका, होशियारपुर, कपूरथला, फिरोजपुर, तरनतारन के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। रावी नदी में जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और पठानकोट में माधोपुर हेडवर्क्स के 3 फ्लड गेट टूट गए हैं। भारतीय वायुसेना और एनडीआरएफ का बचाव अभियान जारी है। पठानकोट में सेना ने बाढ़ में फंसे 46 लोगों को निकाला और 750 किलो से अधिक राहत सामग्री पहुंचाई। डेरा बाबा नानक में एक अहम ऑपरेशन में वायुसेना ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से 38 सैन्यकर्मियों और बीएसएफ के 10 जवानों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया। राज्य में स्थिति को देखते हुए वायुसेना का राहत और बचाव अभियान जारी है। वहीं एनडीआरएफ ने गुरुदासपुर के नवोदय विद्यालय में फंसे 200 बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया। जम्मू में स्थित माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई है। मार्ग पर भूस्खलन, पुल ढहने और भारी बारिश के कारण ये फैसला लिया गया है। प्रशासन के अनुसार ये कदम लोगों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी और प्रयागराज में पिछले कुछ समय से गंगा नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण गंगा घाट पानी में डूब गए हैं। वहीं बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक पहुंच चुका है। ऐसे में एनडीआरएफ की टीम ने वाराणसी में बाढ़ प्रभावित इलाके से करीब 33 लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। वहीं प्रयागराज में भी कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। राहत और बचाव दल ने यहां से करीब 9 लोगों का रेस्क्यू किया। इधर राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गुरुवार सुबह यमुना का जलस्तर 205.46 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से ऊपर है। दिल्ली में यमुना नदी में खतरे का निशान 205.33 मीटर है। जलस्तर बढ़ने के साथ ही दिल्ली सरकार ने निचले इलाकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों की ओर जाने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC